बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सेमो का जो पेपर है 2022 पोर्शन के अंदर पूछा गया बच्चे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया कि बच्चों फॉलोइंग इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बाय द एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे ये ना आप लोग फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन्स। तो बच्चे जो बेंजीन होती है ये KMnO4 और K2Cr2 7 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती, ये स्टेबल होती है फॉर एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये स्टेबल होगी तो इट मीन ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो है वो आप लोग इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। आपकी बुक के अंदर एक रिएक्शन लिखा होगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिहाज से, जिसमें आप लोग वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो होती है, लेकिन जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास एट दी एंड मैलिक एसिड जो है वो फॉर्म होता था। लेकिन अगर आप बेंजीन के ऑक्सीडेशन की बात करें तो बच्चे बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए स्टेबल होता है, ये किसी भी किस्म की ऑक्सीडेशन जो है वो शो नहीं करता। लेकिन अगर टोलीन, इथाइल बेंजीन और ज़ाइलिन की बात करें तो बच्चे टोलीन और इथाइल बेंजीन ये दोनों के दोनों बेंजीन के साथ ऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट बना के देंगे दैट विल बी COOH। और ज़ाइलिन वो स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन के साथ 2 CH3 ग्रुप मौजूद हैं, तो ये दोनों के दोनों जो CH3 ग्रुप हैं ये ऑक्सीडाइज होकर COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये बच्चे हमारे पास इसमें प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन जो चीज़ पूछी गई कि कौन ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो बच्चे आपके पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़। बच्चे अल्कीन, फिर अल्काइन और फिर अल्केन्स, राइट ऑप्शन है डेल्टा। देखें बच्चे, अल्कीन कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, मोर एक्सपोज टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। बच्चे कहते हैं सर अल्काइंस के केस में तो फिर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसके बारे में हमें समझाएं कि फिर ये क्यों लेस रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। तो बच्चे अगर नो डाउट इसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन टोटल इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स हैं वो हैं 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड का मतलब यह है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से मुराद है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अब बच्चे जितना 2 कार्बन एटम के दरमियान नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 2 कार्बन्स के दरमियान जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है। अब जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो कार्बन के न्यूक्लियाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। जितना ज़्यादा ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। बच्चे जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी हम लोग बोलेंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और बच्चे अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो बॉन्ड एनर्जी के बढ़ने के नतीजे में उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस वजह से अल्काइन लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। और अल्कीन तो होते ही सिग्मा बॉन्ड के बनने से जो है वो वजूद में आते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। और अल्केन्स को वैसे भी हम लोग जो है वो पैराफिन्स का नाम देते हैं, इनकी नेचर लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही शो कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड इज़। अब बच्चे याद रखें, वो आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ ले या वो आपसे एसिडिटी ऑर्डर पूछ ले, दोनों का आंसर सेम ही है कि हमारे पास HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl और सबसे लास्ट पर HF। बच्चे देखें सभी के अंदर हाइड्रोजन तो कॉमन है और हाइड्रोजन का साइज़ है वो छोटा होता है। अगर मैं आयोडीन को देखूं तो आयोडीन का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, और अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज़ है वो छोटा है। अब बच्चे जब 2 चीज़ें छोटी आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी तो इनका जो बॉन्ड होगा वो समवट स्टेबल होगा। लेकिन अगर एक चीज़ छोटी होगी एक चीज़ बड़ी होगी तो इनकी जो चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं वो आपस में मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनका जो आपस में बनने वाला बॉन्ड होता है वो वीकर होता है। जितना वीक बॉन्ड होगा H पॉजिटिव ईजिली सोल्यूशन में चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे उसकी एसिडिटी या उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे हाइड्रोजन सोल्यूशन में मूव नहीं करेगा, हम लोग बोलेंगे ये लेस एसिडिक सब्सटेंस है, या फिर इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो HI, HBr, HCl और HF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कहते जी अल्काइल हैलाइड्स आर नोन एज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। बच्चे अल्काइल हैलाइड्स बोला जाता है मोनोहैलोअल्केन्स को। मोनोहैलोअल्केन का मतलब ये है कि आप लोग अल्केन्स के किसी भी एक हाइड्रोजन को, लाइक मैं सिंपलेस्ट अल्केन लिखता हूँ CH4,
इसके सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर कोई भी एक हैलोजन ऐड कर दें तो बच्चे ये जो मेरे पास स्पीशीज बनी, दिस वन इज़ द अल्काइल हैलाइड। तो है अल्काइल हैलाइड्स आर नोन एज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CN⁻²n+1 और साथ में X आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट RMgX इज़ फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद डैश इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बच्चे अल्काइल हैलाइड्स का जब आप लोग मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जो है वो फॉर्मेशन होती है, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो है वो नाम देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो मैग्नीशियम आ जाएगा। अब Mg ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड ये अल्काइल ग्रुप के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड ये जो है वो हैलोजन के साथ बनाएगा। ड्राई ईथर का होना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे ये मॉइस्चर फ्री होते हैं, और मॉइस्चर फ्री होने की रीज़न ये होती है कि आप लोग अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है कि अगर यहाँ पर मॉइस्चर मौजूद होगी तो ये फौरी तौर पे उसके साथ रिएक्ट करेगी और आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसको इफ़ेक्ट कर देगी। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट या प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई ना कोई फिर इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो है वो मौजूद होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहते हैं फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स। अब बच्चे फिनोल देखें ज़रा, इस चीज़ को ना समझें, मैंने नीचे डिटेल भी लिख दिया लेकिन मैं आपको समझा दूँ। बच्चे फिनोल के केस में बेंजीन के साथ अटैच होता है OH। बेंजीन वाले यूनिट में आप लोग पढ़ते हैं कि OH इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, दे रिलीज़ द इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीनिंग। बच्चे ये बेंजीनिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। जब बेंजीनिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसका मतलब कि बेंजीनिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई। जब बेंजीनिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है इट मीन कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। बच्चे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब ये है इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब ये है कि ये क्या होना पसंद करेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करना पसंद करेगा। तो बच्चे बाहर से ऐसा कौन सा एजेंट आया जो इसको ऑक्सीडाइज़ करवाए। अगर मैं कहता हूँ कि बाहर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशी को बोला जाता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज़ कर दे। अब फिनॉल भी तो यही चाहता है कि क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करना चाहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि फिनोल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनोल्स आर हाईली सस्केप्टिबल टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच नेचर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन रिच होती है। द ऑक्सीजन एटम इन द हाइड्रोक्सल ग्रुप हैज़ द लोन पेयर, जो कि इंटरेक्ट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और बेंजीन के साथ, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो जाता है। दिस मेक्स फिनोल प्रोन। प्रोन का मतलब होता है कि सस्केप्टिबल हो जाएंगे, मतलब आसान हो जाएगा टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन मेकिंग दैम इजी टारगेट्स फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहता है बोथ अल्कोहल्स एंड फिनॉल कंटेन। बच्चे सिंपल सी बात है, अल्कोहल्स जिनका जनरल फार्मूला ROH और फिनॉल के केस में फिनाइल ग्रुप के साथ जो है वो आप लोग OH ग्रुप को अटैच कर देते हैं, तो बोथ कंटेन्स OH ग्रुप। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, वाटर, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चे मैं तो एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि आप लोग इसको रिमेंबर रखें, कपवा से निमोनिक ही बनाई हुई है, खुद से आप लोग जैसे भी याद रखा हो इसको याद रखें। फेडरल बोर्ड के अंदर वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर एक की अलग अलग रीज़न भी लिखी हुई है, लेकिन याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर जो है अल्कोहल। ये ट्रेंड याद रखना है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होती है, ऑल दी अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक एज़ कम्पेयर टू वाटर। लेकिन बच्चे जो मेथानॉल है, मेथानॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी यही सारे का सारा ट्रेंड जो है वो हर एक जगह के ऊपर फॉलो हो रहा होता है। नेक्स्ट देखें। कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म। बच्चे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग अल्कोहल्स के साथ। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये लूज़ करते हैं OH, और जो अल्कोहल है ये लूज़ करते हैं हाइड्रोजन। तो OH और हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे वाटर, और साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगी दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O OR। अब बच्चे C डबल बॉन्ड O के साथ OR ग्रुप मौजूद है, दिस वन इज़ द
ईस्टर बॉन्ड और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दिस वन इज़ नोन एज द ईस्टर। बच्चे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ ज़रा नोट डाउन कर लें। वो आपसे पूछे कि जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है। बच्चे आप लोग बताएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वो आपसे पूछे अल्कोहल्स के लिहाज से ये क्या है, आप लोग बताएंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वो आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल होता है, तो बच्चे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। वो आपसे पूछे यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, आप लोग बताएंगे H2SO4 इस्तेमाल होता है। वो आपसे पूछे H2SO4 के कितने काम हैं, आप लोग बताएंगे H2SO4 के 2 काम होते हैं। नंबर 1 ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और नंबर 2 ये एक्ट करता है एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कह लें कि ये एक्ट करता है एज आ कैटलिस्ट। तो बच्चे यहाँ पर फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ईस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म। बच्चे अगर आप लोगों ने मेरे जो चैनल के ऊपर वीडियोस हैं वो सुनी हुई हैं तो आप लोगों को ये बात मैं बारहा बता चुका हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ। बच्चे ये एक चार्ट आप लोगों ने याद रखना है। अल्केन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियल अल्कोहल। उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड, उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पर आ जाएगा कीटोन और यहाँ पर आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हार्श कंडीशंस, जबकि टर्शी के केस में आप लोग क्रॉस लगा देंगे। बच्चे ये मैंने क्या आप लोगों के सामने ड्रा किया है, इसको देखें। बच्चे अल्केन जब भी ऑक्सीडाइज होंगे ये अल्कोहल बनाएंगे। अब अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, टर्शी भी। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करवाएंगे कीटोन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन और कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि टर्शियल अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता। अब बच्चे टॉप टू बॉटम मूव करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है ऑक्सीडेशन चार्ट। और बच्चे अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो इसको हम लोग कहते हैं दिस वन इज द रिडक्शन चार्ट। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवानी है, मीन टू से आप लोगों को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बच्चे इसके नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्कोहल। वो आपसे पूछ लेता है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो बच्चे फिर आपका आंसर होना था कार्बोक्सिलिक एसिड्स। खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। याद रखिएगा एल्डिहाइड की रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज। बच्चे ये रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन है, ये 50% NaOH इस्तेमाल करना। देखिए बच्चे इसमें NaOH को एज़ कम्पेयर टू जो एल्डोल कंडेंसेशन है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर 2 काम होते हैं। नंबर 1 ये कैटलिस्ट के तौर पे तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि हम लोग बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर इसको पढ़ते हैं। और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट करता है एज आ रिएक्टेंट, क्योंकि आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक तो आपके पास बनती है अल्कोहल और दूसरी आपके पास बनती है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट तैयार करने के लिए आपको उसका रिएक्शन करवाना पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी आपके पास जो है वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। कहता है बेस्ड ऑन द फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज। बच्चे जो थायरोक्सिन है हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हार्मोनल प्रोटीन है। थायरोक्सिन जिसको रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, हार्ट रेट को ये रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट इन बॉडी को भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से पूछा गया, तो SHS बुक की लाइन्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कहते हैं एंजाइम इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस दैट। बच्चे एंजाइम एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये पूछ सकता है कि वो कैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, तो बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज़। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर है और अक्सर एक्सरसाइज में MCQs है, उसका ये आंसर लिखवाया जाता है कि टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। बच्चे याद रखिएगा, टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के काबिल होते हैं।
तो ये बात सरासर गलत है, मिस्टेक है। जो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। मैंने फेडरल बोर्ड की एक हैंडबुक देखी हुई है, तो उसके अंदर ये चीज़ ऐसे चीज़ मेंशन है, हालांकि ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है। यही एमसीक्यूज़ पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर भी, और वहाँ पे क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इससे सिर्फ रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स की जो मिकदार होती है ना, जिन्होंने प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना होता है, वो बढ़ जाती है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास N2 और 3H2 का रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया बना रहे हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NH3। बच्चे स्टिशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। जिन दो चीज़ों का जिक्र है आप लोग वो दोनों चीज़ें लिखें, एक है N2 और एक है NH3। मुझे कैसे पता चला किन का जिक्र हो रहा है? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन दो का जिक्र हो रहा है। बच्चे पहले आप लोग स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट लिखें। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका बताती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नाइट्रोजन का 1 मोल है और NH3 के 2 मोल है। अब जो गिवन डाटा होता है उसको देखें। कहते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ये आपने निकालने हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4 मोल ऑफ अमोनिया। तो बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो x विल बी इक्वल टू 4/2 आंसर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा। वैसे भी बच्चे लॉजिकली देखें तो अमोनिया 2 तब प्रोड्यूस होते हैं जब नाइट्रोजन 1 है, मतलब उसका हाफ। तो अमोनिया 4 प्रोड्यूस तब होंगे जब इसका हाफ होगा, तो वो 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन 2 बनना था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद O2 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ O2। अगेन स्टिशियोमेट्रिक क्वेश्चन। बच्चे देखें, एक एल्यूमिनियम और एक तरफ है ऑक्सीजन। पहले स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट का जिक्र कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 4 मोल्स हैं, और बच्चे अगर 4 मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मैस होता है 27, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 108 ग्राम आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास 108 ग्राम एल्यूमिनियम का चाहिए होता है। O2 के हैं 3 मोल्स। बच्चे एक ऑक्सीजन का मैस है 16, O2 का मैस है 32। अगर 3 मोल्स हैं O2 के, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये 96 ग्राम आएगा। अब देखें, कहते हैं अगर ये 27 ग्राम हो तो बताएं फिर O2 कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 108 x इज़ इक्वल टू 96 इंटू 27, और x विल बी इक्वल टू 96 इंटू 27 ओवर 108। बच्चे जो 27 और 108 है 4 के टेबल के ऊपर कट हो जाएंगे। अब अगर 96 को 4 के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 24 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है फिर वो 40 बन जाएगा। स्टिशियोमेट्रिक क्वेश्चन हो, दो चीज़ों का कंपैरिजन पूछा जाता है, एक को स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट लिखें, दूसरे की बैलेंस केमिकल जो गिवन डाटा होता है वहाँ से डाटा लिखें, तो आप लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो इजी सॉल्व करने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कहता है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली। अब बच्चे एटम्स पूछे हुए हैं, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कहता है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं 1 मोल के अंदर। बेसिकली आपने नीचे दी गई चीज़ों में से ये बताना है कि किसकी वैल्यू जो है वो 1 मोल है। अब बच्चे हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो तो फार्मूला है कि मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। अगर मोल्स देखें तो बच्चे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन के एवोगाड्रो नंबर, इसको n से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी एटोमिसिटी जो है वो 2 आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखें 16 ग्राम ऑफ O2, तो 16 ओवर O2 का मैस होता है 32 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय O2 की एटोमिसिटी है 2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी एवोगाड्रो नंबर है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो 12/12 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एक ही कार्बन है तो 1 आएगा, इसका आंसर भी एवोगाड्रो नंबर है। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, बच्चे मैग्नीशियम 24 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसकी एटोमिसिटी है 1, तो 12/24 इसका आंसर आएगा 1/2 Na। बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट आना चाहिए था आई थिंक सो, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ रहे हैं।
इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है और इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। सिर्फ 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इसका जो आंसर है वो 1/2 आ रहा है। तो इस वजह से आई थिंक सो ये मेरे से एग्जैक्टली की जगह पे एक्सेप्ट आएगा आई थिंक सो। तो फिर इसका जो राइट ऑप्शन है वो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आएगा। या फिर उसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से बनानी पड़ेगी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल वो एटम्स की बात ना करे, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में नहीं पूछेगा तो आप लोग एटॉमिसिटी को लेकर जिक्र नहीं करेंगे, और जब आप लोग एटॉमिसिटी का जिक्र नहीं करेंगे तो इसका आंसर हाफ एन नहीं आएगा, इसका आंसर भी हाफ एन नहीं आएगा, इसका आंसर भी हाफ एन नहीं आएगा। सिर्फ ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है ना, फिर आपके पास ये वाली राइट ऑप्शन बन सकती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्वेश्चन को बेशक रिपीट कर लें, समझ लें। अगर उसने नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे हैं तो 3 चीज़ों के नंबर ऑफ़ एटम्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं। लेकिन अगर उसने सिंपल पूछा है कि कौन सी चीज़ 1 मोल के बराबर है, तो फिर आपका राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर 4 ही बन सकता था। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, बच्चे इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर को। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कहता है शेप ऑफ द सबशेल इज एक्सप्लेन बाय विच क्वांटम नंबर। बच्चे ये बहुत मिसकंसेप्ट करते हैं चीज़ को, याद रखें शेप ऑफ द सबशेल इज एक्सप्लेन बाय द एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चे अगर वो ओरिएंटेशंस की बात करता है फिर आप लोग आंसर करेंगे कि मैग्नेटिक जो है हमारे पास क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन करता है। शेप्स के बारे में जो क्वांटम नंबर बताएगा वह एजीमुथल क्वांटम नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन बाय। तो बच्चे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए होन्स रूल अवेलेबल है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड विद द सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स रादर दैन प्लेसिंग दैम इन द सेम ऑर्बिटल विद द अपोजिट स्पिन। मतलब बच्चे अगर आपके पास पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास हैं पी के 3 ऑर्बिटल, पहला पी एक्स है, फिर पी वाई है और फिर पी जी है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 कि मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले पी एक्स के अंदर रख दूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स के अंदर रखूँ, एक पी वाई के अंदर। तो बच्चे हुंस रूल कहता है कि आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करें तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन के साथ, और इनको ना प्लेस करें एक ही ऑर्बिटल के अंदर विद द अपोजिट स्पिन। तो ये वाली जो है वो गलत होगी, जबकि ये वाली अरेंजमेंट जो है वो ठीक होगी। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्लेस इन 1 ऑर्बिटल। बच्चे एक ऑर्बिटल की बात है, चाहे वो एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो। ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। अगर वो आपसे शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो फार्मूला लगाते 2n²। अगर वो आपसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल पूछेगा तो बच्चे फार्मूला लगा दें 2 × 2l + 1। लेकिन अगर वो आपसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल पूछेगा, अब वो कोई भी ऑर्बिटल हो, वो आपसे कहे एस का ऑर्बिटल, पी का ऑर्बिटल, डी का ऑर्बिटल, एफ का ऑर्बिटल, तब आपका आंसर जो है वो हमेशा 2 ही होगा। लेकिन अगर वो आपसे कहे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, बच्चे पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 होती हैं। वो आपसे कहे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, तो बच्चे वो 2 ही होंगे। तो ऑर्बिटल कोई भी हो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। नेक्स्ट देखें, कहता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ फेयर डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू। बच्चे रीज़न होती है इसकी इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो कोलिजन्स होती हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। परफेक्टली इलास्टिक होने से मुराद ये है कि अगर ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये जाकर दीवार के साथ टकराता है तो विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके अपोजिट सिमत के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसकी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे। और बच्चे अगर ये काइनेटिक एनर्जी को लूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा मूव करते रहेंगे, इनके ऊपर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सेटल डाउन नहीं होता। और वैसे भी आप लोग पढ़ के आए हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स के अंदर कि द मोशन इम्पार्टेड बाय द ग्रेविटी इज़ निग्लिजिबल फॉर आइडियल गैस एज़ कम्पेयर टू टोटल मोशन इम्पार्टेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ग्रेविटी इसके ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, वो कभी भी लूज नहीं हो रही होती। तो इसका राइट ऑप्शन डेल्टा है। नेक्स्ट उसी बेस का क्वेश्चन पूछा गया कि कोलिजन शोन बाय द गैस इन्वॉल्व, नो एनर्जी चेंज, एनर्जी कंजर्व रहती है,
जितनी एनर्जी के साथ जाकर ये दीवार के साथ टकराते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ ये वापस आते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अपनी डायरेक्शंस को जो है वो चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू ज़ीरो एट। बच्चे ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन को बोला जाता है, और ज़ीरो केल्विन की वैल्यू डिग्री सेल्सियस के अंदर -273.15 डिग्री सेल्सियस, और अगर वो केल्विन स्केल में पूछ लेता तो -459.6 या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है समथिंग, लेकिन 459 फिक्स है। तो बच्चे ये आप लोगों ने एब्सोल्यूट ज़ीरो के लिहाज से वैल्यूज़ को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन। बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली रिलेट करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। अब किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है? तो बच्चे हाइड्रोजन सभी के अंदर कॉमन है 2.1। तो सबसे ज़्यादा इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो डिफरेंस होगा ना HF के साथ वो सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। तो बच्चे याद रखिएगा सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। तो बेंजीन और ईथर तो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, व्हीकल लिनेन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। अब बच्चे अल्कोहल और वाटर दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन अल्कोहल एज़ कम्पेयर टू वाटर लेस पोलर होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती है। इसी वजह से तो बच्चे एथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप लोग 78 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो इसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे सारे के सारे आपके सामने गिवन है हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर्स, और नॉन पोलर मालिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं वो होती हैं लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। अब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस, तो लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और जो लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली रिलेट करती है साइज़ या फिर एटॉमिसिटी के साथ। तो इसमें आपने ये देखना है कि किसका साइज़ या एटॉमिसिटी सबसे ज़्यादा है। तो बच्चे एटॉमिसिटी C4H10 इसमें टोटल 14 एटम्स हैं, C6H14 20 एटम्स हैं, C10H22 32 एटम्स हैं, और C3H8 इसके अंदर जो टोटल एटम्स हैं दैट आर 11। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो 40 ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो C10H22 डिकेन विल बी योर राइट ऑप्शन ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, कहता है आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ड्यू टू। बच्चे के सरफेस के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चे इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जब एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। जब इसकी डेंसिटी कम होगी तो इसी वजह से ये क्या करती है, फिर फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। कितने परसेंट एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं? तो 9%। बच्चे अगर इसमें कोई कंसेप्ट में अंदर गलती हो गई हो तो माई मिस्टेक, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करना है कि डेंसिटी, मेरे ख्याल से डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं, तो वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो ही वो जो आइस है वो फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। खैर क्वेश्चन नंबर 28 है कि डायमंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। बच्चे डायमंड कोवलेंट क्रिस्टल की एग्जांपल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होता है। ये फैक्ट्स हैं जो कि MCQ पूछे जा सकते हैं। वो आपसे हिब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है इन केस ऑफ डायमंड। क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइट टू फॉर्म द 1 क्यूब। अब बच्चे आइस क्यूब्स 2 हैं, कहते हैं हम लोग इनको कंप्रेस करते हैं तो ये दोनों मिलकर एक ही आइस क्यूब बना देते हैं। रीज़न क्या होगी? बच्चे दोनों चीज़ें लाजमी तौर पे आपस में जुड़ी होंगी। कैसे जुड़ी होंगी? आइस क्यूब है, आइस क्यूब वाटर से मिलकर बनी है, और वाटर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और राइट ऑप्शन डेल्टा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, वी कैन मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की यील्ड तब मैक्सिमम होगी जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बच्चे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रिएक्शन रिवर्स में जाता है और टेम्परेचर को कम करें तो वो फॉरवर्ड में जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या रिवर्स जाएगा, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बच्चे प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा है, तो वो तो ज़्यादा है हमारे पास रिएक्टेंट साइड की तरफ, तो ये आपका रिएक्शन अगेन रिवर्स जाएगा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं, अगेन वो रिएक्टेंट्स के हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। बाय कंटिन्यूस विथड्रॉल ऑफ अमोनिया, बच्चे अगर आप लोग अमोनिया को निकालते जाएंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जाएगा, यही राइट ऑप्शन है। याद रखिएगा, अगर आपका केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम के ऊपर है और आप लोग उसमें रिएक्टेंट्स को बढ़ा दें या प्रोडक्ट्स को कम कर दें तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर आप लोग रिएक्टेंट्स को कम कर दें या प्रोडक्ट्स को बढ़ा दें तो आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा बन जाएगा। ली शैटले प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होना था। कहते थे हाई प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर इन हैबर प्रोसेस इज यूज फॉर बेटर यील्ड। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड अर्लियर। बच्चे इक्विलिब्रियम स्टेट तब आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। अब कैटालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों को बढ़ा देती है। जब दोनों का रेट बढ़ेगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम टाइम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। मतलब अगर ये आप लोगों के पास रिएक्शन है, ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30, विदाउट कैटलिस्ट अगर 30 सेकंड्स में इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो रहा है और आप लोग फिर कर लेते हैं यूज़ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को यूज़ करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि 20 सेकंड के ऊपर ही आप लोगों को जो इक्विलिब्रियम टाइम है वो अटेन हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि कैटलिस्ट को यूज़ करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ा, रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ा। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चे जो राइट ऑप्शन है वो कैटलिस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ द बफर सोल्यूशन। बच्चे जो बफर होता है ये मेंटेन करता है या रजिस्ट करता है पीएच को। नंबर 1 कहता है यूज़ फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। बच्चे बिल्कुल इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि पीएच मीटर्स, इनकी पीएच की वैल्यू भी स्पेसिफिक होती है डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर। तो आप लोगों का जो बफर सॉल्यूशन होता है वो भी एक ख़ास पीएच के ऊपर ही होता है क्योंकि वो पीएच को चेंज होने नहीं देता। तो हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिर कहता है यूज़ टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बच्चे गेन ठीक बात है। देखिए बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को एक ख़ास पीएच के ऊपर ही आप लोग जो है वो कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे जिसकी पीएच चेंज होने के काबिल होगी तो आप लोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे। फिर कहते हैं मेंटेन द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। बच्चे बिल्कुल ठीक है कि 7.35 से 7.40 तक ये मेंटेन करके रखता है। अगर 8 से बढ़ जाए या 7 से कम हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। उसके बाद प्रिडिक्ट द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। बच्चे कंसनट्रेशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीएच को एडजस्ट करने के लिए जो हम लोग इसको इस्तेमाल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बच्चे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है? अगर ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर जो स्पीशी बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बच्चे नंबर 1 कहता है इट इज़ द हाई एनर्जी स्पीशी। तो बच्चे यहाँ पर एनर्जी है, देखिए इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है, तो ये बात तो ठीक लिखी हुई है। उसने इनकरेक्ट पूछा है। इट इज़ अ स्टेबल स्पीशी। बच्चे एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब इसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और अगर इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल स्पीशी। ये बात ठीक है, जबकि ये वाली गलत है, यही आपकी राइट ऑप्शन होगी। फिर कहता है पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। वो तो अभी बात मैंने आपको बता दी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो बीटा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, कहता है द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना तो फार्मूला ही होता है मोल पर DM³ रेज़ टू पावर 1 माइनस n और साथ में आ जाएगा पर सेकंड। बच्चे अगर ज़ीरो ऑर्डर हो तो n की वैल्यू आप लोग पुट करें 0, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा तो 1, तो इसका यूनिट भी बन जाएगा मोल पर DM³ पर सेकंड। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की जगह पे पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल हो जाता है, पीछे आपके पास बच जाएगा पर सेकंड। बच्चे इसी तरह से इस फार्मूले के लिए आप लोग सेकंड ऑर्डर के लिए जब यूनिट निकालेंगे तो ये बनेगा मोल -1 DM +3
और पर सेकंड, और थर्ड ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगा दैट विल बी मोल -2 DM +6 और पर सेकंड। अब बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बराबर लिखना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर DM³ पर सेकंड। अब यही बताना है कि किसका यूनिट मोल पर DM³ पर सेकंड है, तो वो जीरो ऑर्डर के लिए है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहते हैं इफ अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट देन द रेट विल बी डैश इफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डबल। बच्चे आप लोग रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को जितना बढ़ाएंगे रेज़ टू पावर 1 लिखें उतना ही रेट हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा कि आपने कंसनट्रेशन को 2 गुना करना है, तो 2 की पावर 1 आपके पास जो रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को 3 गुना कर देते तो 3 की पावर 1 वो भी 3 गुना। अगर वो कहता है कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है तो फिर बच्चे R की पावर 2, तो मतलब कंसनट्रेशन को 2 गुना करते तो आपके पास जो रेट होना था वो 4 गुना बढ़ना था। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं अगर आप लोगों के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिहाज से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द डेल्टा इज इक्वल टू Q + W। अब बच्चे ये एग्जैक्ट तब होता है जब वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि डेल्टा इज इक्वल टू Q - W, और ये तब फॉलो होता है जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो बच्चे 4.1 जॉल के इक्वल होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज का MCQs है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, और फेडरल के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, द थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़। बच्चे कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर QP ये किसके बराबर होता है, तो बच्चे डेल्टा H इंटर्न जो इंथाल्पी है उसके बराबर होगा। अगर वो कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E के बराबर होना था। खैर यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो इंथाल्पी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, कहता है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चे जब स्टैंडर्ड की टर्म आ जाएगी ना तो इसका मतलब ये होगा आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाएंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशंस 3 है कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 1 मोलर, टेम्परेचर आप लोग लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, और आप लोगों के पास जो प्रेशर होता है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोग यूजिंग द शी एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसकी अपनी वैल्यू होती है 0। तो ये भी MCQ पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी ली जाती है, तो आर्बिट्रेरीली हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो 0 लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा बनेगा। बाकी ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लें, मैं सिर्फ वीडियो की लेंथ को बचाने के लिए जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज़, बच्चे 0 होती है। फ्री स्टेट से मेरा 2 चीज़ें हो सकती हैं, लाइक लास्ट ईयर UHS के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है कि उन्होंने पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इज़। बच्चे कोई भी एलिमेंट अकेला लिखा हो, जैसे हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, सिलिकॉन, अकेला जब भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फ्री स्टेट से मेरा एक और चीज़ होती है, और वो क्या है कि आपके पास डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, डाईएटॉमिक छोड़ें बल्कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ हो, जैसे O2, N2, Cl2, O3, F2, Br2, I2। तो ये सारे के सारे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी फ्री स्टेट के अंदर है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी गई। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है दैट इज़ गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम लोग जो है वो वोल्टेक सेल का नाम भी दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चे सभी के अंदर हाइड्रोजन तो कॉमन है 2.1, बाकियों की देखें फ्लोरीन की वैल्यू है 4 तो इनका डिफरेंस आएगा 1.9, क्लोरीन की है 3 तो इनका डिफरेंस आएगा 0.9, ब्रोमीन की है 2.8 तो इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 0.7, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 तो इसका जो डिफरेंस है वो 0.4। सबसे ज़्यादा डिफरेंस HF में लाई करता है, राइट ऑप्शन HF। अगर कम पूछता है तो HI बनना था। कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज शील्डिंग रिमेंस कांस्टेंट। बच्चे शील्डिंग तो बढ़ती है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ़ शेल्स के साथ, और टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स तो बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस रिमेंस कांस्टेंट, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है।
प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़। बच्चे प्रोटॉन नंबर पीरियड्स में भी बढ़ता है, ग्रुप्स में भी बढ़ता है, ये रीज़न नहीं हो सकती क्योंकि प्रोटॉन तो पीरियड्स में भी बढ़ा है, वहाँ पर तो एटॉमिक रेडियस जो है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। नीचे कहता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़। बच्चे ये बिल्कुल ठीक बात है, जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना आसान होगा, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45 के कार्बन एटम इन इथेन। बच्चे ये इथेन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सिंपल, अब अगेन वही बात कि जो बच्चे लेक्चर से सुनते हैं, बारहा मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स देखें प्लस सिग्मा बॉन्ड। अगर आंसर आए 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आंसर 3 आए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आंसर 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड हैं और इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है क्योंकि ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए बॉन्डिंग के अंदर। तो नंबर ऑफ़ लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 4, आंसर आया 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 46, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन जिंक इज़। बच्चे जिंक एक मेटल है और मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, तो राइट ऑप्शन डेल्टा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंडक्टर। अब बच्चे देखें, एलुमिनियम मेटल है तो ये तो कंडक्टर होगी, मैग्नीशियम भी मेटल है, ये भी कंडक्टर है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, तो बच्चे आप लोग इसको बोलेंगे दिस वन इज़ नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, जबकि सिलिकॉन एक्ट करती है एज आ सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज इन द ग्रुप 2 एज वी मूव डाउन द ग्रुप। बच्चे शील्डिंग डायरेक्टली रिलेट करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स के साथ। अब टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस ये भी बढ़ता है, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर ये भी बढ़ता है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ करती हैं क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर गई। क्वेश्चन नंबर 49 के विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल कैन फॉर्म नॉर्मल एज वेल एज पेरोक्साइड। बच्चे आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है बात कि जो लिथियम है ये वाहद एक अल्कली मेटल है जो कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, जबकि बच्चे सोडियम के बारे में दो बातें हैं। अगर आप लोग सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई तो फिर बच्चे आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। अगर आप लोग एक्सेस के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो फिर बच्चे आपके पास जो ऑक्साइड बनता है दैट इज़ पर ऑक्साइड, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फ़ा, जबकि पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड्स हैं वो बना रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी। तो बच्चे जिंक जो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि इसमें जो डी होता है वो 10 होता है, इसमें डी का कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम वो 2 ही होती है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीजेज अप टू। बच्चे इट इंक्रीज अप टू ग्रुप 6b एंड देन डिक्रीज अप टू 2b। आपकी बुक के अंदर जो ग्राफ बना हुआ है सबसे पहले स्कैंडियम है, फिर इस तरह से टाइटेनियम है, उसके बाद बच्चे हमारे पास वेनेडियम है, उसके बाद क्रोमियम है, फिर मैंगनीज़ है, उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कॉपर और सबसे लास्ट पे आ जाता है जिंक। अब बच्चे ये 3b से बिलोंग करता है, ये 4b से बिलोंग करता है, ये 5b से और ये 6b से। ये एक एक्सेप्शन है, होना ये चाहिए था कि 6b की ज़्यादा होती लेकिन 5b यहाँ पर वेनेडियम पड़ा होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। और बच्चे सबसे कम वैल्यू जो होती है ना ट्रांजिशन मेटल की पहली सीरीज़ में वो जिंक की होती है 2b के अंदर। खैर ये ग्राफ मैंने आप लोगों को बता दिया और एक्सेप्शन बतानी थी वो बता दी। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नेमली होमोसाइक्लिक बच्चे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। ओपन चेन और ब्रांच चेन ये तो क्लासेस हैं हमारे पास, बल्कि ओपन चेन और ब्रांच चेन नहीं होते बल्कि स्टेट और ब्रांच होते, तो फिर हमने कहना था ये ओपन चेन की क्लासिफिकेशन में आते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो कि अराइज होती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसको बच्चे हम लोग नाम देंगे टैटमरिज्म का। मेटमरिज्म अराइज होती है जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स डिफर करते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है।
इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे अल्केन में कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। लोन पेयर कोई नहीं होता, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आंसर 4 आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट ऑप्शन sp3 होगा। अल्केन्स में sp3, अल्कीन्स में sp2 और अल्काइंस में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वह sp होती है। तो ये फैक्ट है बच्चे, हमारे पास 2022 की डिस्कशन थी। वीडियो को लाजमी तौर पे आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। बच्चे आप लोग लाइक करेंगे तब भी मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और स्टूडेंट्स के साथ भी मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरह से पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।